हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्चुअली बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स जो है वो हमें ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में बताते हैं। अब ये शेप्स कैसे आई बच्चों हमारे पास? तो मान लो हमारे पास एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी आती है। ये पॉइंट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को बच्चों हम जाई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी पिक्चर मैंने बनाई, अब हम क्या करते हैं, वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% है उस रीजन को क्या कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास आ जाती है शेप या बाउंड्री सरफेस डायग्राम। का मतलब यही हुआ कि हमने वो रीजन बाउंड कर लिया जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 90% थी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों, शेप। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने ये पार्ट जो है इस बाउंड्री के अंदर क्यों नहीं लिया? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट डिस्टेंस तक रहती है, तो हम इतने बड़े स्पेस को तो इंक्लूड नहीं कर सकते शेप के अंदर। तो हम क्या करते हैं, वो रीजन इस बाउंड्री सरफेस में इंक्लूड करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 90% हो। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों, शेप आ जाती है। तो ये हमारे पास जो शेप आई है दैट इज फॉर 1s। अब मान लो हम 2s के लिए फिगर बनाते हैं, तो 2s के लिए किस तरह से आएगी हमारे पास फिगर? सपोज ये न्यूक्लियस है, 2s इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में होगी, फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में भी होगी। अब बच्चों अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को बाउंड कर दूं तो मेरे पास इस तरह का स्पेस आएगा। अब बच्चों आप देख रहे होंगे ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल 0 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नोडल प्लेन। तो इस तरह से अगर हम 2s के लिए शेप बनाते हैं तो आती तो वो शेप भी स्फेरिकल है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, एक नोडल प्लेन आ जाता है। तो दिस इज शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम से हमें ये पता चला कि s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। अब बच्चों स्फेरिकल शेप हमारे पास आई कैसे, हम इसको एक और, अब बच्चों हमारे पास स्फेरिकल शेप कैसे आई, हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक और तरह से भी दे सकते हैं। कैसे कि एस सब शेल के लिए मेरे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 0, और एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई, 1, और वो वैल्यू कौन सी है, दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह क्या है, एक जैसी है। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, इसकी कोई मैग्नेटिक ओरिएंटेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर सारे स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो इसलिए एस जो ऑर्बिटल है उनकी शेप क्या याद रखनी है बच्चों आपको, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप आ जाती है। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। अब बच्चों अगर पी ऑर्बिटल्स का बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया जाए तो वो कैसा आएगा? एक्चुअली मान लो हमारे पास ये एक्सिस है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं पी ऑर्बिटल के लिए, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी इस तरह से आती है। अब मैं इसको बाउंड्री में इंक्लूड कर लूंगी तो मेरे पास बाउंड्री सरफेस डायग्राम बन गया ये। तो ये जो शेप आई है वो कैसी आई है, डम्बल शेप। तो
पी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है बच्चों? डम्बल शेप आपने याद रखनी है। और पी ऑर्बिटल्स के लिए, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एम की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी बच्चों? 3। और वो कौन सी हैं? वो है -1, 0 और +1। इसका मतलब जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है उसकी जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है 3 पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मैक्सिमम है। तो ये डायरेक्शंस हम कैसे दिखाएंगे आपको और अच्छी तरह से आप इन फिगर्स के थ्रू समझ सकते हैं। अब बच्चों जैसे ये फिगर है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह से हम शो कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये दोनों लोब्स एक जैसे ही होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन मिलने की जितनी प्रोबेबिलिटी इस लोब में होगी उतनी ही इस लोब में भी होगी। आप इसकी शेप पे मत जाना, आप इस शेप के लिए आप इस फिगर को कंसीडर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल शेप रिप्रेजेंट करते हो तो वो कुछ इस तरह से होगी। और ये हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल होगा। या आप इसको और अच्छी तरह से इस 3D इमेज से समझ सकते हो। अब बच्चों ये जो शेप आ रही है आपके सामने, ये भी कौन सी है? डम्बल शेप है। लेकिन अब आप इसमें एक्सिस देख रहे हो, ये जो डम्बल शेप आई है ये किसके अलोंग आ रही है? वाई एक्सिस के। तो मान लो आपके पास ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, तो आप कैसे शो करोगे इसको 2D फिगर? आप कुछ इस तरह से शो करोगे। और ये डम्बल शेप है किसकी? दिस शेप रिप्रेजेंट 2py, ऐसे दिखानी है आपने। दिस इज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2py। इसी तरह से बच्चों ये फिगर आती है हमारे पास 2pz। अब 2pz मतलब ये x एक्सिस है, अगर ये y है तो हम z एक्सिस कुछ इस तरह से शो करते हैं 2 डायमेंशंस में। तो ये z एक्सिस में ऐसे बनाओगे आप, दिस रिप्रेजेंट 2pz और ये कुछ इस तरह से ही दिखेगी। तो इस तरह से बच्चों ये थी शेप्स p ऑर्बिटल्स की। और p ऑर्बिटल्स की 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन थी, तो हमने px, py, pz के अलोंग इसकी शेप देख लिया। आपने अच्छी तरह से समझनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है शेप्स। अब बच्चों हम बात करेंगे शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। अब d ऑर्बिटल्स के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया गया और उससे जो शेप आई हमारे पास वो कैसी आई? डबल डम्बल शेप। अब इसमें 2 डम्बल आ गए तो इसलिए इसको हम डबल डम्बल शेप बोलते हैं। अब बच्चों इस डबल डम्बल शेप में आपने इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये dxy है, पर कैसे आया ये dxy? हमें पता है d सबशेल के लिए L=2 होता है, तो m की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी? 5, मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे। और बच्चों वो ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? उनकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी -2 से +2 तक। तो कौन सी होंगी वो वैल्यूज? 5 वैल्यूज ये होंगी। और इन 5 वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्बिटल्स आएंगे dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। और उसी के अकॉर्डिंग इनकी शेप्स भी आएंगी। आप यहाँ पर ये देख रहे हो dxy की शेप। आपने इसको इसी तरह से बनाना है बच्चों। ये 2D फिगर है। ये 2D फिगर में आप x एक्सिस लोगे, y एक्सिस लोगे और प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन x y आती है d इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की, तो हमारे पास ये बन जाता है dxy। नेक्स्ट आएगा बच्चों, ये हमारे पास है dyz है। तो आप कहोगे पिछले वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या डिफरेंस है तो ये सेम ही। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हो, यहाँ पर अब ये y एक्सिस आ गई, ये वाली एक्सिस y और ये z आ गई। मतलब ये जो मैंने लोब्स बनाए हैं डबल डम्बल, ये किन एक्सिस के बीच में बनाए हैं? y और z के। इसलिए इसका नाम क्या हो गया बच्चों? dyz। ये भी आपकी 2D फिगर ही है। नेक्स्ट आती है हमारी dzx। अब आप कहोगे सेम ही फिगर मैडम बताई जा रही है और
सिर्फ नेम ही तो चेंज कर रही हैं, लेकिन हाँ बच्चों इनके नाम चेंज होंगे, साथ साथ इनकी जो है एक्सिस के अलोंग पोजीशन भी चेंज होगी। आप देख रहे हो यहाँ पर अब ये एक्स और जेड और एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जेड और एक्स एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो शेप है वो कैसी आती है, डबल डम्बल, लेकिन इन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों डी जेड स्क्वायर की। अब आप देख रहे हो ये शेप बिल्कुल औरों से क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट लग रही है आपको? अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डिफरेंट शेप है इसमें इस स्पेशल शेप को बच्चों हम बोलते हैं डोनट शेप। डोनट शेप। अब आप अगर इसको यहाँ ऊपर से जेड एक्सिस के अलोंग ऊपर से देखोगे तो हमें जो है ये बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल दिखेगा, और बीच में इसके क्या होगा, ऐसे बीच में खाली जगह होगी, तो जस्ट लाइक डोनट, इसीलिए इसकी शेप को हम डोनट शेप बोलते हैं। अब आप जब भी इसको रिप्रेजेंट करोगे ना बच्चों, तो आपने क्या करना है, ये एक्सिस जरूर लिखनी है, एक्स और जेड, जेड एक्सिस के अलोंग ही ये डोनट शेप बनती है। अगर आप यहाँ पे एक्स लिख दें और यहाँ पे जेड, तो ये बिल्कुल गलत होगा, आपने इसी तरह से लिखना है इसको। नेक्स्ट आ गई हमारे पास। अब बच्चों आप इसमें क्या देख रहे हो, यहाँ पर औरों से डिफरेंट है, आपको तो एक जैसी लगेगी, नहीं, लेकिन ऐसी नहीं है। ये इस फिगर में क्या देख रहे हो आप, इसमें जो ये लोब्स बने हैं ना बच्चों, ये कहाँ बने हैं, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग बने हैं। बाकी औरों में क्या देख रहे थे आप, इन बिटवीन एक्सिस हम लोब्स बना रहे थे, यहाँ पे अलोंग दी एक्सिस हम लोब्स बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाओगे तो आपने ये जो लोब्स बनाने हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग बनाने हैं। आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हो, अगर आप इसको रोटेट कर देते हैं तो आपके पास, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आपके पास फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगी। 2D फिगर्स ही हैं बच्चों ये, तो ये फिगर्स ऐसे आ जाएगी। आपने एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनाने हैं, ये डम्बल्स बनाने हैं। तो ये तो थी बच्चों शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपने बहुत अच्छी तरह से ये शेप्स करनी है। अब बच्चों हम जो है शेप्स ले लेते हैं एस सब शेल की। मैंने बताया था आपको एस सब शेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और आप आइडिया इस स्फेयर से ले सकते हो। ये आपको 3D पिक्चर दिख रही है। अब आप सोचोगे ये क्या बनाए हुए मैंने, तो एक्चुअली ये 1s रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2s और ये 3s। अब 1s में ये प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की हर एक डायरेक्शन में सेम ही, आप कलर को प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर 1s के लिए ब्लू कलर से शो किया हो तो सब जगह एक जैसी है, स्फेयर आ गया हमारे पास। 2s में आप देखोगे ये रिंग्स क्यों आ रही हैं बच्चों, एक्चुअली यहाँ पर ये वाला जो रीजन है 2s के अंदर, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, वो क्या हो जाती है, 0। मतलब क्या है, ये नोडल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा, रेडियल नोड है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि 2s है तो उसके लिए कितने रेडियल नोड आएंगे, एक, तो ये रेडियल नोड। इसी तरह से 3s में यहाँ पर क्या है, कितने आप नोड्स देख रहे हो, एक यहाँ पर और एक ये वाला नोड्स, तो कितने नोड्स हैं यहाँ पर, 2। इन रीजन्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर और क्या चीज ऑब्जर्व करी बच्चों आपने, कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, साइज भी क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स का बढ़ रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आपने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।